हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम इंस्टीट्यूट। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल का क्वेश्चन पेपर है। बेसिकली ये 26 दिसंबर को जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसका क्वेश्चन पेपर है जिसका जीके सेक्शन हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक सीरीज़ जो कि आपके हिमाचल प्रदेश के जो राज्य चयन आयोग है उसकी और एचपीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ रहेगी। इसकी डेली वीडियो जो है सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे जो है मैं डेली आपको पोस्ट कर दूंगा। इसी चैनल पे डेली जो है आपको एक वीडियो मिलेगी। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम जो है थ्योरेटिकल पोर्शन जो है हिमाचल जीके का वो भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे अलग किसी वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है। जो हिमाचल की गृहिणी सुविधा योजना है बेसिकली इसका जो क्या मोटिव है वो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करें तो प्रोवाइड द एलपीजी कनेक्शंस, ठीक है, जो गरीब घर हैं उनको एलपीजी कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कराना, ये जो था इसका उद्देश्य था। जो ये स्कीम थी गवर्नमेंट की हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ये योजना जो है हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी कब, 2018 में। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ये योजना कब जो है इम्प्लीमेंट की गई, तो 2018 में इसको शुरू कर दिया गया। अब कुछ एक पेपरों में आपको इसका नाम मिलेगा हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना या फिर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। दोनों योजनाएं एक ही है, गृहिणी सुविधा मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना या हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना। तो किससे रिलेटेड है, एलपीजी कनेक्शन से, एलपीजी कनेक्शन का वितरण करने से। हर घर को जो है मुफ्त एलपीजी कनेक्शन इसके तहत दिए जाएंगे, खासकर वो घर जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं हुए थे। तो यहाँ पे एक और चीज़ मिलके आती है यहाँ पे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ये आपको याद करना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। डायरेक्टली PMUY डायरेक्टली आपको मिलेगा क्वेश्चन में और पूछेगा कि ये क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। या फिर डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, तो उज्ज्वला योजना जो है ये केंद्र सरकार की योजना है। ये भी किससे रिलेटेड है, एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है। यानी कि जो गरीब घर हैं उनको एक फ्री एलपीजी सिलेंडर जो है प्रोवाइड कराया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा। ये कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और जो हिमाचल प्रदेश ने इससे मिलती जुलती योजना शुरू की थी, जो इसमें जो है नहीं आए थे इस योजना के तहत, वो है हिमाचल प्रदेश गृहिणी योजना। ठीक है, तो उज्ज्वला योजना प्लस गृहिणी योजना को मिलके हिमाचल प्रदेश ने एक नया कीर्तिमान बनाया था कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना था जो कि धुआं मुक्त राज्य था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना था जो कि धुआं मुक्त बना था। यानी कि हिमाचल प्रदेश में 100% एलपीजी कनेक्शन जो है वो पहुंच गए थे। कब पहुंच गए थे, 21-22 में। हिमाचल प्रदेश में जो है 100% जो एलपीजी कनेक्शन है हाउस होल्ड में वो पूरे हो चुके थे कब, 2021-22 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको याद करने हैं। ये उज्ज्वला योजना का सिंबल है। और उज्ज्वला योजना के साथ साथ एक और जो है योजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दैट इज पहल योजना। एक तो उज्ज्वला योजना है, कब आई थी ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है आपके कि उज्ज्वला योजना जो है कब आई थी। तो ये 2016 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई थी और 2018 में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना लॉन्च की। जो उज्ज्वला योजना थी इसमें एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं। और जो आपकी पहल योजना है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इसमें क्या दिया जाता है, इसमें सब्सिडी, जो आपकी सब्सिडी है जब आप सिलेंडर बुक कराते हैं उसकी जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट अब बैंक अकाउंट में आती है। तो इसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ये थी पहल योजना। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 का जो फीबा अवार्ड है महिला एशिया का, वो कब किसने जीता था। उसमें जो टीम जीती थी दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, किस किस के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन सी और बी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जापान। जो फाइनल मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जापान में हुआ था। होस्ट कहाँ पे हुआ था, तो होस्ट हुआ था चाइना के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो होस्टिंग कंट्री है चीन। नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 की आधिकारिक थीम क्या थी। तो टीसीएस जो एग्ज़ाम ले रहा है, आपकी जो एजेंसी एग्ज़ाम ले रही है अभी आपके टैट के आपके सॉरी टीजीटी आर्ट के, इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, आपका पटवारी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो ये एजेंसी जो है थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उनकी जो थीम्स होती है वहाँ से एक क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछती है। तो इनकी थीम्स आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की, 2025 की जो थीम थी वो यूनाइटेड नेशन द्वारा जो डिक्लेयर की गई थी दैट इज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट। क्या थी,
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड फाइनाइट प्लैनेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। एक तो हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले कि मनाया कब जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो मनाया कब जाता है, तो हर साल जो है 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है हर साल, वन्य जीव जो दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे देखते हैं हम, भारत का मुख्य कानून जो फॉरेस्ट के लिए काम करता है दैट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब आया था, 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब लॉन्च किया गया था इंडिया में, ये आया था 1972 में। इसमें पहले जो है 6 थे आपके शेड्यूल, अब जो है 2022 में इसको अमेंड करके इसमें 4 शेड्यूल कर दिए गए हैं, यानी कि इसमें 4 अनुसूचियां हैं, जिसमें जो हमारे पशु है, ठीक है, जो एंडेंजर पशु है या फिर जो पेड़ पौधे हैं उनको रखा गया है। मकसद क्या है इसका, जंगली जानवरों, जो पक्षी है, पौधे हैं, उनकी सुरक्षा करना, उनका अवैध व्यापार ना हो, उनका शिकार ना हो, उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। ये जो कानून है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी या तो ईयर पूछेगा आपसे कि कब आया था, तो 1972 में आया था, और इसका मकसद क्या है ये भी पूछा जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट है जो है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, NBW का पूछा जाता है कि हेड कौन होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी जो है इसके हेड हैं। ठीक है, इसकी मीटिंग अभी कहाँ हुई थी, देहरादून में हुई थी, जहाँ पे हमने डॉल्फिन के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस पेपर में कि डॉल्फिन की जनगणना हुई थी अभी। डहर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। डहर जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है या किस रिवर पे है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम डहर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये व्यास नदी के ऊपर है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कहाँ पे है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे है, मंडी जिले के अंदर है। मंडी जिले से और डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हो सकता है आपके एग्जाम में अगले बार पूछे जाए। डहर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कहाँ पे है, मंडी में है, किस रिवर पे है, ब्यास रिवर पे है। इसके साथ साथ एक और जो प्रोजेक्ट है मंडी में दैट इज लारजी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये भी किस नदी पे है, ये भी ब्यास नदी के ऊपर है। ये भी कौन सी नदी के ऊपर है, ये भी ब्यास नदी के ऊपर है। अगर हम बात करें एक और दैट इज शानन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, शानन प्रोजेक्ट एक काम है जोगिंदरनगर, जो कि कहाँ पे पड़ता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये भी आल्सो लाई इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये ऊहल नदी पे है जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें ये है 110 मेगावाट। ये जो है इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का सेट मानव विकास को मापने के संदर्भ में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी कौन करता है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी जब किया जाता है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर देखे जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है मापी जाती है। तो होता क्या है बेसिकली, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स का मतलब हो गया सूचकांक। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब यानी कि उसमें कोई डेवलपमेंट हो रही है, मनुष्य किस तरीके से वृद्धि कर रहा है, किस तरीके से डेवलप कर रहा है, उस चीज़ का एक सूचकांक जो है जारी किया जाता है UNDP द्वारा। तो ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो कॉन्टेक्स्ट है, इसको जो मेजरमेंट है वो 3 चीज़ों पे बेस्ड होती है। एक तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है बर्थ से कि आपका जो स्वास्थ्य है वो कैसा है, उसके बाद जो है आपकी एजुकेशन देखी जाती है, और जो थर्ड आता है इसमें वो आती है पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है TCS द्वारा ये HDI के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें जो है मेजर की जाती है, लाइफ, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और एजुकेशन, और इसके बाद आपकी पर कैपिटा इनकम। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे HDI के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक संस्था है जो कि इसको जारी करती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। UNDP के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको जारी कौन सी संस्था करती है, या फिर इसको कौन जो है हर साल पब्लिश करता है। तो ये जारी करती है UNDP, जो कि लोगों की ज़िंदगी की क्वालिटी को दर्शाता है। इसके मुख्यतः कितने फैक्टर हैं, कितनी जो है चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है, 3 चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है। फर्स्ट वन इज स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ देखी जाती है जन्म से लेके कि आप कितने औसतन उम्र है, ठीक है, आपकी जो है एवरेज कितने साल तक आप जिंदा रहते हैं वो। सेकंड पे अगर हम देखें शिक्षा के बारे में, शिक्षा जो है औसतन कितनी स्कूलिंग हुई है, कितना जो है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि औसत देखा जाता है बच्चे कितने साल तक पढ़ाई करते हैं। उसके बाद देखा जाता है जीवन स्तर, यानी कि प्रति व्यक्ति आय,
पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट से बात करें, हिमाचल प्रदेश का भी अभी एचडीआई जो है जारी किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश टॉप राज्यों में है। और हिमाचल प्रदेश की जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, उसमें लगभग जो इसका स्कोर है दैट इज़ 0.78। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में पूछा भी गया था, जो कि नेशनल एवरेज है हमारी 0.68, उससे काफ़ी ज़्यादा है। और हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी अभी जारी की गई थी कि हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है दैट इज़ 99.3%। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, 99.3%। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की गरीबी जो है वो 7% से कम है और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इसलिए जो एचडीआई है इसमें हिमाचल प्रदेश में जो है अच्छा रैंक हासिल किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल फंडामेंटल राइट कैन सिटीजन मूव टू कोर्ट इफ डिनाइड एडमिशन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन ड्यू टू कॉस्ट। यानी कि अगर आपकी जाति के आधार पर आपसे भेदभाव किया जाता है किसी भी संस्थान में, सार्वजनिक संस्थान में प्रवेश के लिए, तो आप किस मौलिक अधिकार के तहत जो है अदालत में जा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन से आर्टिकल के तहत आप जाते हैं। तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके तहत क्या है, हम डायरेक्ट अदालत में जा सकते हैं अगर आपका कोई यहाँ पे जाति के ऊपर कोई भेदभाव किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स की बात कर ली जाती है यहाँ पे। फंडामेंटल राइट्स से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में बात करें तो एक तो पूछा जाता है कि भारत का जो संविधान है उसके कौन से भाग में है। तो कौन से भाग में है, ये भाग 3 में है। इसके बाद जो पूछा जाता है कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। 12 से लेके 35 तक क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि भारत का संविधान कौन सा, तो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिए कहाँ से गए हैं, लिए कहाँ से गए हैं। अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार जो है, मोस्टली जो मेन सोर्स है वो है अमेरिका। भारत का जो संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार है यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है मोस्टली अडॉप्ट किए हैं हमने कहाँ से, अमेरिका से। कितने हैं मौलिक अधिकार, देखिए जब पहले संविधान बना था तो हमारे 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, जिसमें जो संपत्ति का अधिकार है वो भी मौलिक अधिकार रखा गया था, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया। अभी जो हमारे हैं वो सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। अगर हम यहाँ पे बात करें, पहला आता है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक चलता है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक चलेगा। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से लेके 24। ठीक है, 23 और 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनसे अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। अगला आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और जो इसके बाद है वो है संस्कृति शिक्षा का अधिकार, और लास्ट जो हमने अभी बात किया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शनल यहाँ पे अगर हम बात करें आर्टिकल 32। ठीक है, ये है आर्टिकल 32 से लेके 35 तक। नेक्स्ट देखिएगा, खाब हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से भी एक क्वेश्चन जो है टीसीएस पूछ रहा है, जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है कौन सी रिवर के ऊपर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और कितनी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये आपको याद करना है। अगर हम यहाँ पे बात करें खाब की, तो खाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये सतलुज रिवर के ऊपर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो ये पड़ता है किन्नौर के अंदर। कहाँ पे है ये है हमारा किन्नौर जिले के अंदर, किन्नौर जिले के अंदर। इसके अलावा और कौन कौन से है किन्नौर की अगर हम बात करें, हमने नाप्ता जाखड़ी के बारे में पहले डिस्कस किया था। जो नाप्ता जाखड़ी प्रोजेक्ट है हमारा, ये भी कहाँ पे है, किन्नौर और शिमला के अंदर है। नाप्ता है आपका किन्नौर में और जाखड़ी जो आपका पड़ता है ये शिमला में है, तो ये बॉर्डर पे है ये। और इसके बाद अगर हम बात करें करछम वांगतू की खाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, दैट इज़ टापरी। ठीक है, टापरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और शोंगटोंग करछम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये भी कहाँ पे है, शोंगटोंग की बात करें ये भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, तो इनको आप लिख लीजिएगा। नाप्ता जाखड़ी, करछम, खाब, टापरी और शोंगटोंग ये कहाँ पे है, किन्नौर में है। ब्यास नदी भारत की किस प्रमुख नदी प्रणाली का भाग है। ब्यास नदी जो है किस मेजर रिवर सिस्टम का पार्ट है, तो ये है आपका इंडस वैली, इंडस रिवर का। ठीक है, इंडस रिवर जो है उसका भाग है। जो ब्यास है ये बाद में मिलती किस में है, ये बाद में जो है गंगा में मिल जाती है आपकी, ब्यास जो है बाद में सतलुज में मिल जाती है। ठीक है, ये किस में मिल जाती है, सतलुज में, जो कि बाद में
सिंधु नदी में मिल जाती है, तो इसका ये भाग है। अगर हम बात करें ब्यास नदी निकलती कहाँ से है, तो ब्यास नदी निकलती है व्यास कुंड से। कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो उद्गम स्थल है वहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये ब्यास कुंड से निकलती है और रोहतांग पास जो हमारा दर्रा है वहाँ से निकलती है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है और इसमें जाके जो है मिल जाती है पंजाब में जाके। ब्यास नदी जो है पंजाब के हरिके में जाके सतलुज नदी में मिल जाती है, जो कि बाद में जो है आगे सिंधु नदी में मिल जाती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं ट्रिब्यूटरीज से। जो हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, उनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें ब्यास नदी की सहायक नदियों की, तो फर्स्ट वन इज पार्वती नदी। पहली कौन सी है? पार्वती। उसके बाद बात करें ऊहल, उसके बाद आती है बिनवा बाणगंगा, उसके बाद आती है लूनी, सैंज और तीर्थन। ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ये सब ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरीज है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की थीम क्या थी? तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि जो टीसीएस है वो थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट डेज है उनकी थीम क्या क्या रही है वहाँ से जो है टीसीएस क्वेश्चन पूछता है। तो जो नेशनल डॉक्टर डे था, इसकी जो थीम थी वो थी बिहाइंड द मास्क हु हील द हीलर्स। बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर। अब क्वेश्चन आएगा कि बनाया कब गया? ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि जो नेशनल डॉक्टर डे है ये मनाया कब गया? तो ये मनाया गया 1 जुलाई को। 1 जुलाई को क्या हम मनाते हैं? हर साल ये मनाया जाता है डॉक्टर डे। इस बार की जो थीम थी वो थी बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर। चलिए एक बार जुलाई महीने के जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेज है उनके ऊपर नज़र मार लेते हैं। ये जो है 4 दिवस जो आपको हमेशा याद होने ही चाहिए जुलाई महीने के। फर्स्ट वन इज़ आपका ये आ गया डॉक्टर दिवस। इसके बाद आता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी कि जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। इसकी थीम भी आपको याद करनी है, आने वाले एग्जाम में पूछ लेगा एग्जामिनर। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला डे और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। टाइगर डे कब मनाते हैं हम? इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को हर साल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चारों दिवस जो है जुलाई महीने के। नेक्स्ट है यहाँ पे WHO की प्रकाशित परिभाषा के अनुसार विकलांगता को केवल जो आपकी डिसेबिलिटी है से क्या अलग करता है? 2 टर्म्स हम हमेशा डिस्कस करते हैं या फिर हम सुनते हैं डे टू डे लाइफ में। एक सुनते हैं हैंडीकैप, एक सुनते हैं डिसेबिलिटी। तो ये दोनों जो है डिफरेंट है एक दूसरे से। WHO इसकी क्या परिभाषा देता है? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या परिभाषा देता है? WHO से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो 7 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं? हेल्थ डे। विश्व जो हमारा स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को हम मनाते हैं। WHO ने परिभाषा दी है कि हैंडीकैप और जो डिसेबल पर्सन है उनके बीच में कुछ उन चीज़ों कौन सा कॉमन फैक्टर है जो उनको अलग करता है। हैंडीकैप अलग होते हैं और डिसेबल जो पर्सन है वो अलग होते हैं। ठीक है, जो एक डिसेबल पर्सन है जरूरी नहीं है कि वो हैंडीकैप भी हो, तो उनकी जो स्पेसिफिक रोल है, डिसएडवांटेज है, वो उनको अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है? ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करें कि हैंडीकैप पर्सन होता है जो कि किसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो समाज के स्वरूप में ना हो। ठीक है, यानी कि जो उसकी भूमिका है वो थोड़ी अलग होती है। लेकिन डिसेबल पर्सन क्या होता है? ये अपने ऊपर डिपेंड तो होता है लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है विकलांगता होती है। ठीक है, इनको जो है दिव्यांग का कोटा दिया गया है। दिव्यांग हम वर्ड यूज़ करते हैं इनके लिए। जैसे किसी का जो है आँख खराब है, आँख से नहीं दिखता है, तो वो दिव्यांग की कैटेगरी में आता है। लेकिन वो बाकी जो काम है वो खुद से कर लेता है, खुद से हैंडल कर लेता है। किसी एक चीज़ को करने में वो क्या है? डिसेबल है। यानी कि वो व्यक्तिगत तौर पर उसकी जो बीमारी है उसको या फिर जो भी उसको कुछ हुआ है वो उसके व्यक्तिगत जीवन तक ही प्रभाव डालता है। ठीक है, और हैंडीकैप का इसके आगे जाके है अगर हम डिस्कस करें इसमें, तो ये जो है कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 2007 में हिम तेंदुए को किस पशु से हटाकर हिमाचल प्रदेश का नया राजकीय पशु घोषित किया गया था? तो 2007 में क्या हुआ था? हमारा एक तो राजकीय पशु जो है वो चेंज कर दिया गया था और एक राजकीय जो हमारा क्या कहते हैं पक्षी है उसको भी चेंज कर दिया गया। तो जो राजकीय पक्षी था दैट इज़ मोनाल, उसको भी चेंज करके क्या कर दिया गया था? जुजुराना कर दिया गया था, वेस्टर्न ट्रैगोपन। और जो हमारा पहले जो हुआ करता था 2007 से पहले, वो हुआ करता था कस्तूरी मृग, मस्क डियर। ये क्या था? हिमाचल प्रदेश का पहले का राजकीय पशु था। लेकिन 2007 के बाद इसको चेंज करके क्या कर दिया गया? अब जो हमारा
राजकीय पशु है वो क्या है, वो है आपका यहाँ पे स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टेट सिंबल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का ट्री क्या है, स्टेट बर्ड क्या है। स्टेट एनिमल की बात करें, स्नो लेपर्ड, ठीक है। स्टेट एनिमल कौन सा है हमारा, यहाँ पे हिम तेंदुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा ए हो जाएगा इसका। अगर हम बात करें स्टेट बर्ड की तो वो क्या है, वो है वेस्टर्न ट्रैगन। वो क्या है, वेस्टर्न ट्रैगन। इनके जो साइंटिफिक नेम है वहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। इनके जो साइंटिफिक नेम है वहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी आपको याद करना है। स्टेट बर्ड का भी पूछा गया था अभी, और स्टेट एनिमल का भी जो साइंटिफिक नेम है वहाँ से पूछा गया है, पैंथरा यूनिसिया अगर हम बात करें। इसके बाद स्टेट ट्री सभी को पता है, देवदार जो है हमारा क्या है, राजकीय वृक्ष है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेट फ्लावर की तो ये रोनोडेंड्रोन। रोनोडेंड्रोन क्या है, स्टेट फ्लावर है। स्टेट फिश की बात करें तो गोल्डन जो महाशीर है ये हमारी स्टेट फिश है। राजकीय जो मछली है वो है आपकी गोल्डन महाशीर। स्टेट माउंटेन की बात करें, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है रियोपुरगिल। तो कौन सा है, रियोपुरगिल। देखिए यहाँ पे भी दो चीज़ों में हमेशा डिस्कस होता है, शिला वर्सेस रियोपुरगिल, कि सबसे ऊंची जो चोटी है हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी है, शिला है या फिर रियोपुरगिल है। तो पहले जो है हम कंसिडर करते थे किसको, पहले जो है शिला को सबसे ऊंची चोटी माना जाता था, कि शिला की जो हाइट है दैट इज़ 7025 मीटर या 26 मीटर, कुछ एक बुक्स में आपको देखने को मिलेगी कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अभी जो है जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, ठीक है, आपके उन्होंने जो है एक डाटा दिया गया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ जो हमारा मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है, उसके द्वारा एक डाटा दिया गया था। उसमें कुछ एक जो माउंटेन थे क्लिम्बर थे वो जो है रियोपुरगिल पे गए थे, ठीक है। उनका एक मिशन था कि जितने भी राज्य है, 28 राज्य है, उनकी हाईएस्ट पीक पे हमने फतेह करनी है। हाईएस्ट पीक पे हमने क्या करना है, फतेह करना है, वहाँ पे झंडा लगाना है। तो उन्होंने ये चीज़ कन्फर्म की थी कि शिला की जो ऊंचाई है, ठीक है। अब माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा कि सर शिला की जो ऊंचाई है वो कम तो होगी नहीं, ठीक है, या रियोपुरगिल की एकदम बढ़ेगी नहीं, तो हुआ क्या था। तो इन्होंने कहा था कि जो शिला की मेजरमेंट की थी आज से लगभग 48 ईयर्स पहले, 48 साल पहले जो है इसकी जो हाइट है वो मापी गई थी। तो उस समय जो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की गई थी, ठीक है, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू इसकी जो हाइट मापी गई थी उसमें कहीं ना कहीं जो थी वो एरर आ गया था। उसकी जो है गलती की वजह से जो हमारी शिला चोटी है उसकी हाइट गलत मेजर हो गई थी। ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू थी उसमें गलत जो है इनपुट हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी हाइट जो है हमने गलत मेजर कर ली थी, और जो कि हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है वो मानी जाए रियोपुरगिल, ठीक है। लेकिन हालांकि कुछ एक बुक्स में आपको अभी भी जो है शिला ही देखने को मिलेगा, और कुछ एक जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो शिला को ही कंसिडर करते हैं। जो अभी माना गया है मिनिस्ट्री द्वारा वो रियोपुरगिल को माना गया है हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा, द पावर ऑफ समन एंड प्रोगोस्ट। द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली लाइज विद विच ऑफ द फॉलोइंग। हिमाचल प्रदेश विधानसभा को जो आहूत करता है, समन देता है, या फिर जो सत्रावसान करता है, उसकी शक्ति किसके पास होती है। तो अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की तो इसकी जो पावर होती है वो गवर्नर ऑफ स्टेट के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नर ऑफ स्टेट के पास जो है इसकी शक्ति होती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है ये भी पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174 के तहत जो है इसके पास पावर होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे, पहले गवर्नर थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी। ऑप्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें करंट गवर्नर की, करंट गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में, तो शिव प्रताप शुक्ल जी। इसके बाद गवर्नर बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 साल। गवर्नर बनने के लिए जो मिनिमम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, वो 35 साल होनी चाहिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, वित्त वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश के द्वितीय सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर है उसकी हिस्सेदारी कितनी थी। यहाँ पे सेक्टरों की अगर हम बात करें, 3 सेक्टर हैं, ठीक है, जिसमें हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, 3 सेक्टरों में इकोनॉमी पढ़ते हैं। पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि 2023-24 में जो हिमाचल प्रदेश में जो हमारी जीडीपी है स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें कितना योगदान रहा है सेकेंडरी सेक्टर का। तो सेकेंडरी सेक्टर का जो योगदान है वो लगभग 40% के आसपास है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, 39.98%, ठीक है, 39.98% हिमाचल प्रदेश में सेकेंडरी सेक्टर का योगदान है। तो जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम 3 सेक्टरों की हमेशा बात करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो ये 3 सेक्टरों में जो है डिवाइड होता है इकोनॉमी। तो ये अगर हम जीडीपी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, ऐसी
ऐसे आप इस कह सकते हैं ऐसा सेक्टर, ठीक है, जिसमें डायरेक्टली जो है प्रकृति से चीज़ें उत्पन्न की जाती है, जैसे एग्रीकल्चर है। सेकेंडरी में आता है आपका इंडस्ट्री वगैरह, जो उद्योग वगैरह होते हैं आपके। टर्सरी में आती है आपकी सेवाएं, सर्विसेज। यहाँ पे हम देख लेते हैं इकोनॉमिक सेक्टर की बात अगर हम करें, एग्रीकल्चर जो आपका है ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। इसकी हिस्सेदारी कितनी थी हिमाचल प्रदेश में 23-24 की अगर हम बात करें तो लगभग 14 से 15% जो है इसकी हिस्सेदारी थी हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में। हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में जो इसकी हिस्सेदारी थी, प्रथम जो हमारा सेक्टर है उसकी, वो कितनी थी, जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं हम। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इसकी जो हिस्सेदारी थी 39.98%। और जो टर्सरी सेक्टर है जिसमें सेवाएं आती है, ठीक है, आपका बैंकिंग सर्विस आ गया, आपका पर्यटन आ गया, ठीक है, टूरिज्म भी इसी के अंतर्गत आता है, तो इसकी हिस्सेदारी थी हिमाचल प्रदेश की जीडी में लगभग 45 से 46%। हो सकता है एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछे कि कौन से सेक्टर की हिस्सेदारी हिमाचल प्रदेश की जो जीडीपी है उसमें सबसे ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश की जो जीडीपी है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किस सेक्टर की है, यानी कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है, तो वो निभाता है टर्सरी सेक्टर। आप याद कैसे करोगे, प्राइमरी आएगा पहले, सेकेंडरी आएगा, टर्सरी आएगा। तो प्राइमरी की हिस्सेदारी सबसे कम है, एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी सबसे कम है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो हो लैंड पे क्या होता है, एग्रीकल्चर ही होती है, ठीक है। हमारे जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी जो हिस्सेदारी है जीडीपी में वो कम है। सेकेंडरी सेक्टर इसकी हिस्सेदारी थोड़ी उससे ज़्यादा है प्राइमरी से, और टर्सरी जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से जो है इसी असेंडिंग ऑर्डर में ही इसकी हिस्सेदारी भी चली हुई है, लेकिन जो यहाँ पे अगर हम बात करें परसेंटेज के तौर पे तो टर्सरी सेक्टर की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी केंद्र शासित राज्य देशों उनकी दिशाओं सहित किस रूप में जो है विकल्प दर्शाते हैं सही है। हिमाचल प्रदेश की जो मैपिंग है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के मैप से, कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे टच करती है और किस स्टेट को टच करती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। नॉर्थ में क्या लगता है, हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में लगता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। नॉर्थ कहाँ है, ऊपर, ठीक है। अभी मैप पे डिस्कस करते हैं इसको। ये देखिएगा, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश का मैप है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच होती है, किस जिले के साथ टच होती है, ठीक है, यानी कि कौन सी अदर स्टेट के साथ कौन सा जिला हमारा टच होता है। अगर हम बात करें नॉर्थ में, यहाँ पे क्या दे रखा है, नॉर्थ, नॉर्थ में टच होता है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो बिल्कुल सही है। जब भी हम मैपिंग करते हैं नॉर्थ हमेशा ऊपर की साइड हम कंसिडर करते हैं, साउथ हमेशा नीचे की तरफ रहता है, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर हमेशा नॉर्थ आता है, नीचे साउथ आता है। मैप आप चाहे जिस भी डायरेक्शन में बैठे हो, मैप में हमेशा ही नॉर्थ ऊपर की साइड रहता है। इस साइड आपका ईस्ट आएगा, इस साइड आपका वेस्ट आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्थ, नॉर्थ की साइड जो है हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति है, चंबा है, ये टच करता है जम्मू कश्मीर को, ठीक है। हमारे सबसे ऊपर कौन है, नॉर्थ में कौन है हिमाचल प्रदेश के, जम्मू कश्मीर है प्लस लद्दाख है, जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख। हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन से जिले हैं, ये यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख। इसके बाद अगर हम बात करें इसके निचली साइड, निचली साइड नीचे कौन सा है, साउथ में, साउथ में है हरियाणा। साउथ में कौन सा है, हरियाणा, प्लस थोड़ी सी सीमा यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ भी हम शेयर करते हैं। जो सिरमौर का थोड़ा सा इलाका है वो उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझी करता है। इसके बाद अगर हम बात करें ईस्ट की साइड, ईस्ट के साइड जो है हमारा लगता है तिब्बत, जो कि चाइना ऑक्युपाइड है, तिब्बत, इसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं ईस्ट में। अगर हम वेस्ट की तरफ मूव करें तो वेस्ट में क्या लगता है, वेस्ट में लगता है पंजाब। वेस्ट में क्या लगता है, हिमाचल प्रदेश के साथ पंजाब, इसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर हम बात करें साउथ ईस्ट की, ठीक है, ईस्ट और साउथ के बीच में कौन हो गया, साउथ यहाँ पे है और ईस्ट यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में तो ये है उत्तराखंड। ये कौन है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा जो है यहाँ पे हम साझा करते हैं साउथ ईस्ट में, ठीक है। जब भी हम हिमाचल प्रदेश के मैप की बात करेंगे, ठीक है, जब भी हिमाचल प्रदेश के मैप की बात करेंगे तो हम आपको हमेशा याद करना है कि जब भी हम साउथ से नॉर्थ की तरफ को जाएंगे तो आपको 3S हमेशा याद रखने हैं। 3S, 3S स्टैंड फॉर सिरमौर, सोलन एंड शिमला। जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो नीचे से आते हैं 3S। पहला ऐसा आता है सिरमौर, सेकंड ऐसा आता है सोलन, और तीसरा ऐसा आता है शिमला के लिए, ठीक है। इस तरीके से 3 डिस्ट्रिक्ट आपको याद होगी, नीचे से ऊपर की तरफ 3S, सिरमौर, सोलन, शिमला। बीच में 3 के पड़ते हैं हमारे, कांगड़ा, कुल्लू एंड किन्नौर। ये तीनों आपस में बाउंड्री शेयर भी करते हैं, कांगड़ा, कुल्लू एंड किन्नौर। ये क्या है, 3K। तो हिमाचल प्रदेश का मैप अगर आपको याद करना है, नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे, सिरमौर, सोलन, शिमला,
3 ऐसे याद हो गए। बीच में जो है, जो कि बिल्कुल मिडल में है, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा। ठीक है, ये क्या है, ये 3K हो गए हमारे। सबसे ऊपर पड़ेगा आपका लाहौल स्पीति, उसी के लेफ्ट साइड में पड़ेगा चंबा। सबसे ऊपर कौन सा है, लाहौल स्पीति, उसी के लेफ्ट साइड में चंबा। और जो ये 4 जिले बचे आपके, मंडी, बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर, ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, जो कि कांगड़ा, सोलन, शिमला और कुल्लू से घिरे हुए हैं। ठीक है, ये इनसे घिरे हुए हैं। तो इनकी जो बाउंड्री है वो उसके बारे में भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं थ्योरेटिकल पोर्शन मैं कोशिश करूँगा कि आपको थ्योरी से भी जो है समझाया जाए, बुक की जो थ्योरी है उससे भी आपको जो है लेक्चर लिए जाएँ। जो भी ज्योग्राफी है हिमाचल प्रदेश की, उसको किस तरीके से पढ़ना है वो भी जो है अच्छे से डिस्कस की जाए। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा इन वीडियो लेक्चर पे, क्योंकि मैं डेली जो है मॉर्निंग में 6:30 बजे, मेरी अब यही जो है रहेगा इसमें कि मॉर्निंग में 6:30 बजे डेली आपको एक लेक्चर जो है प्रोवाइड कराया जाए, जो कि इंपॉर्टेंट रहे आपके एचपी राज्य चयन आयोग के लिए भी, और जो आपके HPPSC के जो एग्ज़ाम आएंगे, अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, उनके लिए भी। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ साथ मैं जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन प्लस जो हमारा कमेंट बॉक्स है वहाँ दोनों में जो है इसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।